हेलो एवरीवन। सो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिएक्ट हुक। ओके। सो गाइज, ये जो सीरीज़ है बहुत स्पेसिफिक टॉपिक मैंने पिक किया हुआ है, रिएक्ट हुक, और इसमें हम सिर्फ हुक के बारे में समझना शुरू करेंगे। सो गाइज, इसको समझने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। सो व्हाट दीज प्री रिक्विजिट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट बेसिक्स ऑफ रिएक्ट। अगर आपको रिएक्ट नहीं आता है गाइज, आपको नहीं पता है रिएक्ट क्या चीज़ है, देन ये जो सीरीज़ है ये आपके किसी काम की नहीं है। सो इट इज़ बेटर दैट यू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज़ रिएक्ट एंड देन यू कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके। इसके बाद जब अगर आपको रिएक्ट आता है तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको उसमें स्टेटलेस एंड स्टेटफुल कंपोनेंट के बारे में पता होगा गाइज। स्टेटलेस मतलब जो कि एक फंक्शनल कंपोनेंट है, स्टेटफुल मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, राइट। इसके अलावा आपको प्रॉप्स एंड स्टेट के बारे में, मतलब उसमें किस तरीके से काम होता है, कैसे डेटा फ्लो होता है। अगर मेरे को एक स्टेट को किसी दूसरे कंपोनेंट में पास करना है तो हम एज ए प्रॉप्स पास करते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो के बारे में पता होना चाहिए। सो गाइज, जब मैं आपसे यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या? अगर हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा सेंड करते हैं, या चाइल्ड कंपोनेंट से अगर मेरे को एक नोटिफिकेशन भेजना है तो वो पेरेंट कंपोनेंट में कैसे जाता है, ये एक यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो है, राइट। तो ये किस तरीके से किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, सबसे लास्ट चीज़ जो है वो आपको एक इवेंट हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानो, आपको पता हो, तो बेसिकली आपके लिए ये रिएक्ट हुक जो है वो एक अच्छी चीज़ साबित होने वाली है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। चलो, लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि यार ये सबसे पहले ये समझ में आए कि रिएक्ट हुक है क्या चीज़। ओके। तो पहली चीज़, रिएक्ट हुक जो है इट इज़ अ न्यू एडिशन इन द रिएक्ट 16.8 वर्जन गाइस। अगर आप 16.8 के बिलो किसी भी वर्जन में काम कर रहे हो गाइस, तो आपको रिएक्ट जो है रिएक्ट हुक का सपोर्ट नहीं देगा, राइट। इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको रिएक्ट हुक का सपोर्ट चाहिए तो आपको 16.8 या उसके हायर वर्जन में काम करना होगा, देन ओनली यू विल बी गेटिंग दिस सपोर्ट। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ दूसरी चीज आप देखो, इट अलाउज यू टू यूज स्टेट एंड अदर क्लास बेस्ड फीचर्स और क्लास कंपोनेंट फीचर्स विदाउट राइटिंग द क्लास कंपोनेंट। आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि जब आप क्लास में स्टेट या क्लास कंपोनेंट के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे आपको फीचर्स हम क्या बात कर रहे हैं, उसमें कुछ मेथड्स होते हैं गाइस। ओके, आई एम श्योर यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लास के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, क्लास के अंदर कुछ फीचर्स हैं। आप अगर उन फीचर्स को यूज करना चाहते हो विदाउट राइटिंग द क्लास कंपोनेंट, then this hook is a thing by which you can do this. Okay, so let us move on to the next point guys. अब हमको ये समझना है कि हुक की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, क्यों हुक की ज़रूरत पड़ती है? ऐसा क्या था जो जिन लोगों ने रिएक्ट को लिखा हुआ है उनको हुक की रिक्वायरमेंट लगी एंड हुक को उनने ऐड किया हुआ है रिएक्ट के अंदर। ओके, सो इसके लिए कुछ अलग अलग रीजंस हैं गाइज। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होगा। इसके बेसिकली मेरे हिसाब से तीन रीजंस हैं जो मैंने स्टडी किया हुआ है या रिसर्च किया हुआ है, उसके बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो रीज़न नंबर वन गाइज, यूज़ ऑफ दिस। ओके, आप देखो, जब दिस कीवर्ड को जब आप यूज़ करते हो किसी दूसरी लैंग्वेज में, जैसे सी हुआ, C++ हुआ, या जावा हुआ, या और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं गाइज, उधर दिस का यूज़ एक अलग है। दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट को आप रेफर कर रहे हो, राइट। गाइज, यही जो दिस कीवर्ड है, अगर आप इसको देखोगे कि जब आप उसे रिएक्ट में यूज़ कर रहे हो तब इसका यूज़ चेंज हो जाता है गाइज। क्योंकि रिएक्ट में आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के साथ काम करते हो, और जावा स्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड का मतलब थोड़ा सा चेंज है। वो क्यों चेंज है उसके पीछे मैं आपको एक थोड़ा सा एक नॉलेज शेयर करता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि दिस कीवर्ड क्यों थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, राइट। अब आप देखो, आपने रिएक्ट के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम देखी होगी गाइस। जब कभी भी हम कोई एक मेथड बनाते हैं और उस मेथड के अंदर अगर मेरे को स्टेट को यूज़ करना है, राइट, तो आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो? आपको दिस के साथ में उस मेथड को बाइंड करना होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि आप दिस कीवर्ड को बेसिकली मेथड के अंदर यूज़ करना चाहते हो, राइट। आप दिस कीवर्ड को मेथड के अंदर यूज़ करना चाहते हो, बट आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो?
क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो मेथड्स भी इंटरनली अपने आप में ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो जब कभी भी आप दिस लिखते हो वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, मतलब करंट मेथड है, आपको इस मेथड से बाहर जाना है। तो जैसे आप इस मेथड से बाहर जाना चाहते हो गाइज, आपको दिस इस पर्टिकुलर मेथड को एज ए रेफरेंस आपको बाइंड करना पड़ेगा दिस के साथ में, देन ओनली दिस विल बी अवेलेबल इनसाइड अ मेथड, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है गाइज, जिसके लिए हमें बेसिकली इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट। और आपने इसका एक सॉल्यूशन देखा होगा कि आप एरो फंक्शन यूज़ करते हो, जहाँ कहीं पर भी आपने एरो फंक्शन यूज़ किया है आपको मेथड को बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट कई जगह पे आपको दिस का यूज़ करना पड़ता है, जैसे दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट प्रॉप्स, कोई इवेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो उस मेथड को आपको बाइंड करने के लिए दिस डॉट वो मेथड का नाम लिखना पड़ता है, राइट। तो दिस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग है गाइस, जिसकी वजह से हमें एक्चुअली इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए हुक ने कुछ ना कुछ हमें दिया हुआ है, राइट। वो हम आगे समझेंगे क्या है, but I hope you would have understood this particular point. You can stop in case if you want, you can read this and you will be able to understand, okay, but I am giving you the idea from my side. दूसरा रीज़न गाइज जो रीयूजेबल स्टेटफुल लॉजिक के बारे में है, ये रीयूजेबल स्टेटफुल लॉजिक क्या बोलता है, जैसे आप देखो पहला पॉइंट क्या है, देयर इज नो पर्टिकुलर वे टू यूज स्टेटफुल कंपोनेंट लॉजिक टू रिएक्ट। बट अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास में एक तरीका है कि आप हायर ऑर्डर कंपोनेंट या रेंडर प्रॉप्स पैटर्न इसका आप यूज़ करते हो। बट जब कभी भी आप हायर ऑर्डर फंक्शन या रेंडर प्रॉप्स पैटर्न को यूज़ करते हो वो आपके कोड को जो है ना वो बहुत इनएफिशिएंट बना देता है गाइस, एंड आपका जो कोड होता है वो इट बिकम्स हार्ड टू फॉलो। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी सारा कोड जो है वो एक जगह पे आ जाता है, राइट। काफ़ी जो कंपोनेंट्स बने हुए हैं, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट हो रहा है, एंड इंजेक्टिंग द क्लास बेस्ड कंपोनेंट इनसाइड अनदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट, दिस इज व्हाट द discussion that we are doing over here, right? It makes your application very complicated. क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टेट है उसके अंदर, अब अगर स्टेट के अंदर एक और स्टेट से रिलेटेड कुछ डेटा आ रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं वो कितना कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा, राइट। सो दैट इज द रीजन, दैट इज अनदर रीजन गाइज। रीजन नंबर 3 that is there in front of you is simplifying the complex scenario, okay? अब देखो कैसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज होते हैं गाइज, आप मान के चलो आप डेटा फेचिंग करते हो किसी एपीआई कॉल के थ्रू, ओके, कोई एक रेस्ट एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप डेटा लेके आना चाहते हो। तो अगर आपने रिएक्ट रिडक्स पे काम किया होगा गाइज तो आपने देखा होगा कि डेटा कॉलिंग के लिए जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, काफ़ी सारी जगहों से वो डेटा घूम के आता है और आपके कॉम्पोनेंट के अंदर वो डेटा आ रहा है, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिडक्स फ्लो राइट नाउ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। काफ़ी सारी कंपोनेंट से होता हुआ डेटा आके हमारे कंपोनेंट के अंदर आता है, राइट। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा जाता है। आपने कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, ओके, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। जैसे आपके पास में कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट विल माउंट, ये जो है ये इवेंट लिसनर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो जो आपका लॉजिक है, स्टेटफुल लॉजिक है गाइज, वो जो है वो बेसिकली ब्रेकेबल नहीं होता है। मतलब आपने अगर एक कंपोनेंट लिखा हुआ, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कोड। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आई होप एवरीबडी ऑफ यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग। आपको पता होगा कंट्रोल्ड कंपोनेंट के बारे में। अब आप सोचो उसमें आपको एक स्टेट बनानी है, उसमें आपको उस स्टेट को बाइंड करना है, जो भी आप इनपुट बॉक्सेस आपके बनते हैं उन इनपुट बॉक्सेस के थ्रू बाइंड करना है, देन उसमें इवेंट्स होंगे। देखो आप कितना सारा कोड है, कितना कॉम्प्लिकेटेड कोड है, राइट। इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हटाने के लिए हुक आया है गाइस। आई होप आपको हुक का पर्पस समझ में आ रहा होगा, मोटिवेशन समझ में आ रहा होगा कि हम हुक को क्यों यूज़ करेंगे, राइट। चलिए लास्ट में इसके बारे में एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखना चाहिए हुक के बारे में, कि हुक को कैसे यूज़ करना है, कब आया, क्या इसके अंदर है, क्या नहीं है। कुछ मिथ्स हैं रिलेटेड टू हुक, सो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। सो नंबर 1 गाइज, 16.8 और हायर वर्जन में ही इसका सपोर्ट अवेलेबल है। दूसरी चीज़, ये हुक्स आर कम्प्लीटली ऑप्टेंस। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर हुक को यूज़ नहीं करोगे तो आपका लॉजिक ही नहीं बनेगा या आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। बट अगर आप हुक को यूज़ करते हो आपका कोड थोड़ा एफिशिएंट कोड होगा। कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम कॉम्प्लेक्स कोड लिखते लिखते हमें उसकी आदत हो जाती है, तो कभी कुछ बहुत आसान सी चीज़ होती है हमारे सामने तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है,
राइट, दैट इज बेसिकली द थिंग इज। पर आप घबराओ मत, लाइक इट इज़ वेरी सिंपल, आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें हैं ये। हुक्स डोंट कंटेन एनी ब्रेकिंग चेंजेस एंड आर 100% बैकवर्ड कंपैटिबल। तो इसका मतलब यही है कि हुक्स जो है वो आपने अगर पहले कभी कोई कोड लिखा हुआ है तो उसके साथ वो बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी है हुक की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर हुक को यूज़ कर रहे हो तो आपको एंटायरली पूरा हुक बेस्ड प्रोजेक्ट ही बनाना पड़ेगा। आप क्लास बेस्ड फंक्शनल कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हुक का आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ पॉसिबल। ओके, एक और चीज़ आप याद रखिएगा गाइस कि हुक जो है कभी भी हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, हुक का यूज़ आपका सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही होगा, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कई लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम हुक को पढ़ रहे हैं तो क्या क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना बंद हो जाएंगे, क्या रिएक्ट उसको रिमूव कर देगा। गाइज अब तक तो रिमूव नहीं किया हुआ है, आगे कभी करता है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अब तक ऐसा कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को रिएक्ट में से हटा दिया गया है। ओके, सो इवन इफ यू विल सी द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट गाइज, इट हैज़ बीन क्लियरली मैंशन कि हुक आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स रिएक्ट से नहीं हटाए गए। ओके, आई होप ये बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन से हम हुक के बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने वाली हैं गाइज। ओके, so if you like this particular video guys, please like it, share with others as well, and please subscribe the channel so that we can grow the community. Okay, so thank you very much guys, bye bye.